हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरुण बायो क्लासेस में। आज एक नए टॉपिक के साथ, एक नए शीर्षक के साथ हम फिर से हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक और शीर्षक है मानव के वृक्क की आंतरिक या हिस्टोलॉजिकल यानी औतिकी संरचना, इंटरनल एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। इससे पहले की क्लास में आपको बता दें कि इससे पहले की क्लास में अपन ने मानव के उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीशन सिस्टम के कुछ भागों का अध्ययन किया था, जिसमें हमने 4 मुख्य भागों का अध्ययन किया था। ये 4 भाग जो थे वृक्क, किडनी, उसके बाद मूत्रवाहिनी, यूरेटर्स, फिर यूरिनरी ब्लेडर्स और यूरेथ्रा, यानी कि वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। इनमें से वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग कहे जाते हैं। मेन एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो वृक्क या किडनी है। आज हम वृक्क की बाह्य संरचना का थोड़ा सा अध्ययन करके उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। बाह्य संरचना यानी वृक्क की स्थिति क्या होती है, शरीर में कहाँ होते हैं, इनका क्या लंबाई चौड़ाई होती है और इनके कुछ बाह्य आकृति के रूप में क्या क्या लक्षण होते हैं, इनके बारे में पहले बात करेंगे। उसके बाद में इसकी आंतरिक संरचना यानी हिस्टोलॉजिकल उत्तकीय या औतिकी संरचना का अध्ययन करेंगे। तो वृक्क को शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन इसकी बाह्य संरचना के बारे में जो पहले के टॉपिक आपको पढ़ाया गया था उसके अंतर्गत थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वृक्क के बारे में। तो मानव में एक जोड़ी वृक्क, मानव में एक जोड़ी यानी 2 वृक्क, किडनी 2 वृक्क पाए जाते हैं। कहाँ पे होते हैं? जो उदर गुहा में, हमारे ऊपर का जो हिस्सा होता है जहां पर फेफड़े होते हैं उसे वक्ष गुहा कहते हैं। थोड़ी सी कैविटी होती है, उससे नीचे होती है उदर गुहा। तो उदर गुहा के पृष्ठभाग उदर गुहा के पृष्ठभाग में, पृष्ठभाग पीछे वाला है तो पृष्ठभाग, उदर गुहा का पृष्ठभाग पीछे वाला, इसमें रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुक दंड के दोनों तरफ वृक्क पाए जाते हैं। उदर गुहा के पृष्ठभाग में अर्थात उदर गुहा का पीछे वाला जो भाग है हमारा बैक साइड का भाग, उसमें रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक वृक्क पाए जाते हैं, दोनों ओर वृक्क स्थित होते हैं। दाहिना वृक्क बाएं वृक्क से कुछ आगे स्थित होता है। जो हमारा दायां वृक्क है वो बाएं वृक्क से थोड़ा सा आगे स्थित होता है। कुछ आगे स्थित होने के कारण से वो कुछ आगे दिखाई भी देता है। दोनों वृक्क एक महीन पेरिटोनियम झिल्ली, पतली सी पेरिटोनियम झिल्ली, एक पतली सी पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा उदर गुहा में जुड़े हुए रहते हैं। यानी उदर गुहा की जो पृष्ठ भित्ति है, पिछली भित्ति है, उस पृष्ठ भित्ति से, अंदर की तरफ की पृष्ठ भित्ति से उदर गुहा में जुड़े हुए रहते हैं। किसके द्वारा? पेरिटोनियम झिल्ली के द्वारा। वृक्क का निर्माण, मानव के वृक्क का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में, आपको बताया था कि भ्रूणीय अवस्था में 3 प्रकार के जनन स्तर बनते हैं। एक्टोड्रम बाह्य जनन स्तर, एंडोड्रम अंत्य जनन स्तर और इन दोनों के बीच मीजोड्रम मध्य जनन स्तर। तो भ्रूणीय अवस्था के अंदर वृक्क का निर्माण मीजोड्रम से होता है तथा ये पश्च वृक्क या मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं। पश्च वृक्क या मेटानेफ्रिक प्रकार के विकासीय क्रम में सबसे विकसित वृक्क होते हैं मेटानेफ्रिक प्रकार के वृक्क। मानव के वृक्क गहरे लाल रंग के होते हैं तो सेम के बीज के आकार के होते हैं। सेम का बीज होता है उस प्रकार का होता है, इस प्रकार से। या यूं कहें अपन कि सेम का बीज किडनी के जैसा होता है, किडनी सेम के बीज के जैसी होती है, बात एक ही है। तो मानव के वृक्क सेम के बीज के आकार के गहरे लाल रंग के होते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबा होता है। अर्थात वृक्क यानी किडनी की जो लंबाई है 10 से 11 सेंटीमीटर होती है। 5 से 6 सेंटीमीटर यह चौड़ा होता है। चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है
और इसकी मोटाई 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर होती है। वृक्क की मोटाई 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है। ये था इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। इसके बाद में एक वृक्क यानी किडनी का वजन, एक किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम होता है। 120 से 170 ग्राम की एक किडनी होती है। मानव के, स्वस्थ मनुष्य के मानव की किडनी का वजन 120 से 170 ग्राम का होता है एक वृक्क। वृक्क संरचना भी आपको आज ही बनी हुई है। उस दिन पूरा मानव का उत्सर्जन तंत्र बना हुआ था, आज संरचना बनी हुई है, आंतरिक संरचना। इसमें भी आप देख सकते हैं मानव के वृक्क की दो सतह होती हैं। बाहरी सतह जो उभरी हुई होती है वो उत्तर हृदय होती है, उत्तर बाहर की ओर। उत्तर लेंस बाहर की ओर निकला हुआ लेंस होता है, तो बाहरी सतह जो होती है वो उत्तर होती है। आंतरिक सतह जो होती है, भीतर वाली सतह, जो महाधमनी, महाशिरा यानी कि वृक्क शिरा और वृक्क धमनी की ओर की जो सतह होती है वो सतह अवतल होती है। तो वृक्क का बाहरी तल उत्तल यानी कॉन्वेक्स और बाहरी और भीतरी तल कॉनकेव होता है, अवतल होता है। अवतल सतह की ओर एक गड्ढे जैसी संरचना पाई जाती है। इस सतह में एक गड्ढा हमने आज बहुत बड़ा बना रखा है, तो गड्ढा बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अवतल सतह के अंदर कॉनकेव जो सरफेस होती है उस सतह पर एक गड्ढे जैसी संरचना पाई जाती है। इस गड्ढे जैसी संरचना को वृक्क नाभि या हाइलम कहते हैं। वृक्क नाभि या हाइलम कहा जाता है। गड्ढे जैसी संरचना को वृक्क नाभि या हाइलम कहते हैं। पूरी संरचना जो है वृक्क नाभि या हाइलम कहलाती है। इस हाइलम से, हाइलम वाले भाग से वृक्क धमनी तथा तंत्रिका, वृक्क की धमनी और तंत्रिकाएं इसमें प्रवेश करती हैं। वृक्क धमनी और तंत्रिका वृक्क नाभि वाले स्थान से वृक्क में प्रवेश करती हैं तथा वृक्क शिरा, लसिका वाहिनी और मूत्र वाहिनी इससे बाहर निकलती है। नाभिका वाले या हाइलम वाले भाग से वृक्क शिरा, लसिका वाहिनी और मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है। मूत्र वाहिनी का अगला सिरा जो वृक्क नाभि में स्थित होता है, कीपाकार होता है, फनल के समान होता है। इसे पेल्विस या वृक्क श्रोणी कहा जाता है। मूत्रवाहिनी का अगला सिरा जो वृक्क नाभि के अंदर स्थित होता है, अंदर की ओर होता है, कीपाकार या फनल के रूप का होता है, कीप के समान, कीप के समान होता है। इस कीप के समान भाग को पेल्विस या वृक्क श्रोणी कहा जाता है। वृक्क के ऊपरी छोर पर, आज अपन ने इसमें बनाया नहीं है, वृक्क के ऊपरी हिस्से पर, यहां पर उस दिन आपको दिखाया भी था उस चित्र के अंदर, तो वृक्क के ऊपरी भाग में टोपी नुमा एक आवरण होता है, टोपी नुमा एक भाग होता है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। टोपी नुमा आकार में वृक्क को ऊपर से ये ढके रहती है। दोनों वृक्क के ऊपर पाई जाती हैं ये एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि। तो इस प्रकार से ये था वृक्क की बाहरी संरचना के बारे में। वृक्क की आंतरिक संरचना के बारे में अगर अपन बात करें अब, तो वृक्क की आंतरिक संरचना के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, इनके बारे में अपन अब पढ़ते हैं। तो आंतरिक भाग का अध्ययन करते समय सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वृक्क तो देखिए आंतरिक भाग, मानव के वृक्क की आंतरिक संरचना का अध्ययन आप करते हैं तो अपन बात देखिए, प्रत्येक वृक्क के ऊपर एक महीन तंतु में संयोजी उत्तक का आवरण पाया जाता है। महीन संयोजी उत्तक का आवरण, पतला तंतु में संयोजी उत्तक के खोल होते हैं
जो प्रत्येक वृक्क को चारों ओर से ढके रहता है। इस आवरण को वृक्क संपुट या वृक्क आवरण या रीनल कैप्सूल कहते हैं। वृक्क संपुट, वृक्क आवरण या रीनल कैप्सूल कहा जाता है इस तंतुमय संयोजी ऊतक के आवरण को। रीनल कैप्सूल जो आवरण पाया जाता है, संपुट पाया जाता है, प्रत्येक वृक्क दोनों ही किडनी जो है रीनल कैप्सूल के द्वारा ढकी हुई रहती है। चारों ओर पतला संयोजित ऊतक का आवरण पाया जाता है। अब वृक्क संपुट या रीनल कैप्सूल या वृक्क आवरण के जस्ट नीचे रीनल कैप्सूल, मान लीजिए ये आपने आवरण बता रखा है रीनल कैप्सूल का, वृक्क आवरण का। इसके जस्ट नीचे वृक्क दो भागों में बटा हुआ होता है। बाहर का भाग कुछ सघन होता है जिसे वल्कुट कहा जाता है और बीच के भाग को मध्यांश कहा जाता है। बाह्य भाग, ये वाला जो बाह्य भाग होता है ये वल्कुट होता है, कोर्टेक्स कहलाता है, और अंदर के भाग को मध्यांश कहते हैं। इस प्रकार से वृक्क दो भागों में बटा होता है, बाहरी भाग वल्कुट यानी कोर्टेक्स और आंतरिक भाग मध्यांश का मेडुला। अपन यहाँ पर एक एक का अध्ययन करेंगे। पहला भाग है वल्कुट यानी कोर्टेक्स। कोर्टेक्स भाग का अध्ययन करेंगे। वल्कुट क्या है ये? यह संपुट के नीचे स्थित होता है। जो वृक्क संपुट है, वृक्क आवरण, उसके जस्ट नीचे का भाग जो होता है कुछ गहरे लाल रंग का भी होता है यह भाग, कणिका में भी होता है यह भाग। तो वृक्क आवरण के जस्ट नीचे का भाग जो है वल्कुट या कोर्टेक्स कहलाता है। मैल्पीगी काय, मैल्पीगी काय क्या है ये मैल्पीगी काय? आप 10वीं क्लास में ही पढ़ के आए हो। मैल्पीगी काय, मैल्पीगी काय नेफ्रॉन का वृक्क नलिकाएं, नेफ्रॉन वृक्क की किडनी की संरचनात्मक इकाई है, अर्थात उस वृक्क को बनाने के लिए नेफ्रॉन ही होते हैं। पूरे वृक्क में नेफ्रॉन होते हैं। तो मैल्पीगी काय नेफ्रॉन यानी वृक्क नलिकाओं का एक भाग है। वृक्क नलिकाओं के 6 भाग होते हैं। मैल्पीगी काय होता है, फिर छोटी सी ग्रीवा होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, हेनले का लूप, यू आकार का हेनले का लूप होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है और संग्रह नलिका होती है। इनमें से मैल्पीगी काय जो पहला भाग है उसके 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है बोमेन संपुट, बोमेन संपुट, और दूसरा भाग होता है केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस। इस संपुट में दूसरा भाग होता है केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस, ये भाग। तो इन दोनों के होने के कारण से इसके नाम मैल्पीगी काय है, और इन दोनों बोमेन संपुट ग्लोमेरुलस से बनी हुई संरचना मैल्पीगी काय के होने के कारण से वल्कुटीय भाग कणिका में दिखाई देता है। कणिका में होता है, यह गहरे रंग का, गहरे लाल रंग का भाग होता है। वल्कुट भाग में मैल्पीगी काय के कारण से यह कणिका में होता है और यह गहरे लाल रंग का भाग होता है। अब एक बात देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण है कि वल्कुटीय भाग के कुछ हिस्से, देखो ये वल्कुटीय भाग है, ये बाहर का पूरा वल्कुटीय भाग है। वल्कुटीय भाग के कुछ हिस्से मध्यांश तक धसे रहते हैं, मध्यांश तक धसे हुए, ये धसे हुए, यहाँ पर धसे हुए, यहाँ पर भी धसे हुए, यहाँ पर भी ये भी है। तो वल्कुटीय भाग के कुछ भाग मध्यांश के बाहरी भाग में धसे रहते हैं। बीच का पूरा भाग मध्यांश है, लेकिन मध्यांश का बाहरी भाग, तो वल्कुटीय भाग के कुछ हिस्से मध्यांश के बाहरी भाग में धसे रहते हैं। इन धसे हुए भागों को बर्टीनी के स्तंभ कहा जाता है। ये है बर्टीनी के वृक्क स्तंभ। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वल्कुट के कुछ भाग मध्यांश के बाहरी भाग में धसे रहते हैं। ये स्तंभ नुमा संरचना होती है, इन्हें बर्टीनी के स्तंभ कहा जाता है। वल्कुटीय भाग में अब देखिए, इस बार अपन वृक्क नलिका नेफ्रॉन के सही भागों का नाम लिखते हैं। पहला होता है मैल्पीगी काय, उसके बाद में गिरवा, छोटा सा भाग होता है, फिर होता है समीपस्थ
कुंडलित नलिका। उसके बाद आता है हेनले का लूप। फिर आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और अंत में संघय नलिका। संघय नलिका ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 6 भाग होते हैं नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं के। मैं एलपीजी का थोड़ा छोटा लिख देते हैं और डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये 6 भाग होते हैं वृक्क नलिका नेफ्रॉन के। अपन छोटा डायग्राम शो करते हैं यहां पर एक वृक्क नलिका का। तो देखिए यहां पर ये छोटा बनाया अपन ने, ये है वृक्क नलिका या नेफ्रॉन। इस नेफ्रॉन के ही ये 6 के 6 भाग है। तो देखिए ये वाला जो भाग है और ये भाग है, ये नीचे की साइड में है। ये वाला और दोनों चीज नीचे की साइड में है, बाकी ये सभी ऊपर की तरफ है। यहां पर सबसे ऊपर का जो गोल पैरानुमा भाग है ये कहलाता है मैल्पी नलिका। मैल्पी नलिका इसी में ये बोमेट संपुट पैरानुमा भाग बोमेट संपुट है और इसके अंदर महीन नलिकाओं का जाल होता है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो मैल्पी नलिका, उसके बाद मैल्पी नलिका से संयुक्त नलिका के बीच में छोटा सा भाग होता है गिरवा का। उसके बाद होती समीपस्थ कुंडलित नलिका, बहुत कुंडलित होती है, अपन ने छोटा बनाया यहाँ पर समीपस्थ यानी बोमेट संपुट के समीप वाली कुंडलित नलिका। फिर होता है यू आकार का हेनले का लूप, ये यू आकार का हेनले का लूप है। और फिर ये है संग्राहक नलिका। इस संग्राहक नलिका से अनेक नेफ्रॉन की नलिकाएं आपस में जुड़ती हैं। दूरस्थ नलिकाएं अनेक नेफ्रॉन की जुड़ी होती है। यहां पर वल्कुटीय भाग में अपन वल्कुट पढ़ रहे थे, कॉर्टेक्स पढ़ रहे थे। यहां पर कॉर्टेक्स वल्कुटीय भाग में नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग पाए जाते हैं? तो नेफ्रॉन का बोमेन संपुट, गिरवा, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ। देखिए यहाँ पर दूरस्थ कुंडलित नलिका और आती है, अपन ने इसको बनाया नहीं कुछ इस प्रकार से, फिर ये यहाँ पर मिली होती है। तो यहाँ पर दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका और मैल्पीका, मेन प्रकार से 3 ही होते हैं। गिरवा तो बहुत छोटी संरचना होती है। तो 3 भाग जो होते हैं वो वल्कुटीय भाग में स्थित होते हैं, ध्यान रखिएगा कि वल्कुटीय भाग में नेफ्रॉन के 3 भाग बोमेन संपुट, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका स्थित होती है। ये था कॉर्टेक्स भाग, पहला भाग। दूसरा है इसका मध्यांश। कॉर्टेक्स भाग में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि वल्कुटीय भाग के कुछ हिस्से मध्यांश के बाहरी भाग में दर्शे होते हैं, जिन्हें बर्टीने के स्तंभ कहते हैं, ध्यान रखिए। दूसरा, वल्कुट भाग में नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग स्थित होते हैं? तो मैल्पी का, गिरवा, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। मैल्पी का, गिरवा, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका स्थित होती है वल्कुटीय भाग में। इसके बाद आता है आपका दूसरा मध्यांश या मेडुला। वृक्क का दूसरा भाग मेडुला। मेडुला देखिए अब क्या है मेडुला। यह वृक्क का भीतरी भाग होता है। यह वृक्क का भीतरी भाग है, अंदर वाला भाग है ये वाला, जो ये बीच का भाग है, ये सारा मेडुला होता है, मध्यांश होता है। इसमें वृक्क नलिकाओं के, अब यहां पर कि वृक्क नलिकाओं के 6 भाग हैं। इन 6 भागों में से ये भाग वल्कुट में था, ये भी वल्कुट में था, ये भी वल्कुट में था और ये भी वल्कुट में था।
बच कौन से गए? दो बच गए, हेनले का लूप और संग्रह नलिका। तो मध्यांश मेडुला भाग में वृक्क नलिकाओं या नेफ्रॉन्स के हेनले के लूप और संग्रह नलिकाएं स्थित होती हैं। तो मेडुला भाग के अंदर वृक्क नलिकाओं के या नेफ्रॉन्स के हेनले के लूप और संग्रह नलिकाएं स्थित होती हैं। मध्यांश के बाहरी भाग मध्यांश के बाहरी भाग में धसे हुए वल्कुटीय भाग के कारण से, मध्यांश में वल्कुटीय बाहरी भाग धसे हुए जिन्हें वर्टिनिक स्तंभ कहते हैं। तो मध्यांश में वल्कुट के बाहरी भागों के धसने के कारण मध्यांश में पिरामिड बन जाते हैं। इन्हें मध्यांश पिरामिड या मेडुला पिरामिड कहा जाता है। मध्यांश भाग में वल्कुटीय भाग के धसने के कारण यहाँ त्रिभुजाकार संरचना बन जाती है। इन त्रिभुजाकार संरचनाओं को पिरामिड कहा जाता है। पिरामिड बन जाते हैं, शंकु आकार त्रिभुजाकार आकृति बनती है जिसे पिरामिड कहते हैं। पिरामिड एक प्याले नुमा गुहा में स्थित होता है। पिरामिड के लिए ये पूरी प्याले नुमा गुहा होती है, इसमें सारे पिरामिड स्थित है। इस पिरामिड के आगे की प्याले नुमा गुहा को कैलिक्स कहा जाता है। कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स आगे चल करके पेल्विस में खुलती है या वृक्क श्रोणी में खुलती है। सभी कैलिक्स आपस में संयुक्त हो जाती हैं और ये जो पूरा बड़ा भाग है कीपाकार भाग होता है, फनल नुमा भाग होता है मूत्रवाहिनी का, ये कीपाकार भाग पूरा वृक्क पेल्विस या वृक्क श्रोणी कहलाती है। तो कई कैलिक्स संयुक्त होकर के इस पिरामिड के आगे की, इस पिरामिड के सभी पिरामिड्स के आगे की कैलिक्स संयुक्त होकर के वृक्क पेल्विस या वृक्क श्रोणी में आकर खुलती हैं। और वृक्क श्रोणी मूत्रवाहिनी का अगला कीपाकार भाग होता है, कीप के समान भाग होता है। यहां से फिर आगे मूत्रवाहिनी में वृक्क पेल्विस जो है या वृक्क श्रोणी आगे मूत्रवाहिनी में खुल जाती है। इस प्रकार से वृक्क की आंतरिक संरचना जितने आपके सिलेबस में दी गई थी उसका अध्ययन आपको बताया गया। यहाँ पर दो तीन चीजें कुछ जो है ध्यान रखने योग्य है बाहरी संरचना में भी और आंतरिक संरचना में भी। बाहरी संरचना में जैसे आपको बताया कि हाइलम कहाँ पर है, ये क्या है, इसका वजन, लंबाई, चौड़ाई क्या है। तो भ्रूणीय मेजोड्रम से ये बनता है। कशेरुक दंड के दोनों तरफ उदर गुहा के पृष्ठ भाग में पाया जाता है। पेल्विस ये जो वृक्क नाभिका होती है उस नाभिका से तंत्रिका और वृक्क धमनी प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा, लसिका वाहिनी और मूत्रवाहिनी इससे बाहर निकलती है। मूत्रवाहिनी का अगला भाग कीप नुमा होता है जो पेल्विस या वृक्क श्रोणी कहलाता है। तो ये बातें कुछ बाह्य भाग की थी, बाह्य संरचना की थी। आंतरिक संरचना में आपको वल्कुटीय भाग के अंदर ध्यान रखना है कि वल्कुट भाग कणिका में होता है। किस कारण से? मैल्पीजी काय के कारण से। वल्कुटीय भाग के कुछ हिस्से मध्यांश के बाहरी भाग में धंस जाते हैं, वर्टिनिक स्तंभ कहते हैं। और वल्कुटीय भाग में नेफ्रॉन के मैल्पीजी काय, गिरवा, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका स्थित होती है। देखिए कई बार कई लोग गिरवा को अवॉइड भी कर देते हैं, अर्थात गिरवा को नहीं पढ़ते या ऑप्शन के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देते तो वहां पर गिरवा नहीं देते हैं, सिर्फ मैल्पीजी काय, समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो कुल मिलाकर के तीन नेफ्रॉन के जो भाग है, नेफ्रॉन के तीन भाग मैल्पीजी काय, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका इसमें स्थित होती है, यानी कि डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स डीसीटी। उसके बाद में मध्यांश भाग की बात करें तो मध्यांश भाग में ध्यान रखें कि मध्यांश भाग जो है उसके अंदर हेनले के लूप, वृक्क नलिकाओं के हेनले के लूप और संग्रह नलिका स्थित होती है। और मध्यांश के बाहरी भाग में वल्कुट के कुछ हिस्से धंसने के कारण से ये इसके अंदर शंक्वाकार संरचनाएं बन जाती हैं या त्रिभुजाकार संरचनाएं बन जाती है जिन्हें पिरामिड कहा जाता है। प्रत्येक पिरामिड एक प्यालेनुमा संरचना में स्थित होता है, इसे कैलिक्स कहते हैं। और कैलिक्स संयुक्त होकर के, सभी कैलिक्स संयुक्त होकर के पेल्विस या वृक्क पेल्विस में खुलते हैं। वृक्क पेल्विस मूत्रवाहिनी का अगला कीपाकार या कीपनुमा भाग होता है। यहाँ से आगे मूत्रवाहिनी होती है और मूत्रवाहिनी आगे
कैलिक्स पेल्विस में खुलती है, पेल्विस मूत्रवाहिनी में, और मूत्रवाहिनी आगे चलकर मूत्राशय में मूत्र को लाती रहती है। इस प्रकार से ये था वृक्क की आंतरिक और बाह्य संरचना। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे नेफ्रॉन की संरचना अर्थात वृक्क नलिकाओं की संरचना। नेफ्रॉन के जो ये 6 भाग हैं, इन 6 भागों के बारे में अपन पढ़ेंगे। नेफ्रॉन के 6 भागों के बारे में अलग अलग अध्ययन करेंगे। आप आज का जो टॉपिक है इसे अच्छी तरह से पढ़िए, इसको लिखिए और इसको बार बार पढ़ करके याद कर लीजिए, समझ लीजिए इस तरह से। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।